बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इमरान खान की कराची की सियासत आखिरी हिचकियां लेने लगी है। इमरान खान की करिश्माती शख्सियत का इसे कमाल कहेंगे कि कराची से 6 लाख वोट लेने वाले 6000 लोगों को भी कल के जलसे में जमा नहीं कर सके। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान की सियासी गलतियां उन्हें हमेशा के लिए सियासत से दूर कर देंगी? दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज चित्राल पहुंचे, जलसे से खिताब किया। सियासी मुखालिफिन को कल कराची की अवाम ने खूब जवाब दिया। उन्होंने जलसे में इमरान खान का नाम लिए बगैर ही उन्हें लताड़ दिया। लवारी टनल के नाम पर लोगों से वोट मांगे जाते हैं। मैं यहां पर लवारी टनल के हवाले से कभी भी वोट नहीं मांगूंगा। चित्राल के जितने भी मंसूबे हैं 2018 तक मुकम्मल हो जाएंगे, जो रह जाएंगे वो भी हम ही मुकम्मल करेंगे। तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने 2018 के बाद भी अपनी हुकूमत का इंदिया दे दिया है? बड़ी खबर इससे मुतालिक ये भी आपको बताएंगे कि कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पनामा लीक्स पर खास ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। यानी कल जुमेरात को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मुकमुका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सामने आएगा। नैब, स्टेट बैंक, FBI, SCCP पनामा लीक्स के ऊपर जो दस्तावेजात को पेश करेंगे उसको खुसूसी उसकी जो तफसीलात हैं वो आज हम अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से इन इदारों ने पनामा लीक्स के हवाले से, इनकी तफ्तीश के हवाले से अपने हाथों को खड़ा कर दिया। क्या बिलाखिर मुल्क के तमाम अहम इदारे मुल्क लूटने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं? कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अहम मुल्की इदारे किस तरह से आंखों में धूल झोंकेंगे ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के ताकतवर जितने भी बैंक्स हैं, टेलीकॉम, सीमेंट सेक्टर, मिल मालिका, इन तमाम माफिया ने मिलकर कितनी खामोशी से पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर 18 अरब का डाका डाला है, इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे कि किस इदारे ने कितना माल लूटा। और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से सेनेट में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ धुआंधार तकरीर की गई है। चौधरी निसार रहमान मलिक दौर के पासपोर्ट स्कैंडल को एक मरतबा फिर से सेनेट में ले आए, लेकिन अपनी तकरीर में उन्होंने सीनियर एंकर पर्सन रऊफ क्लासा साहब का भी जिक्र छेड़ दिया कि 2001 में जबरदस्ती कोई इंटरव्यू लिया गया था। आखिर जबरदस्ती इंटरव्यू लेने की क्या वजह थी, इसके पीछे कौन सी कहानी हो सकती है, ये भी हम क्लासा साहब से जानेंगे। क्लासा साहब, सबसे पहले कराची की सियासत के हवाले से बात करना चाहूँगी। आज वज़ीर आज़म भी चित्राल गए, वहाँ भी जलसे से उन्होंने खिताब किया है, लेकिन हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। अभी 24 सितंबर की डेडलाइन भी दे दी गई है मार्च के लिए, पर जलसा कुछ जलसी लग रहा था। बड़ी जमात थी वोट लेने वाली। मेरा ख्याल है कि ये तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं हमसे ज़्यादा, मतलब मीडिया से ज़्यादा, मीडिया को भी झटका लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा जो तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं उनके लिए बड़ा झटका है। आपको याद होगा जब हम यहाँ बैठ के इमरान खान की मौजूदा पॉलिटिक्स का थोड़ा सा एनालिसिस करते थे तो बड़े सारे लोग नाराज़ हो जाते थे, सोशल मीडिया पे भी नाराज़ हो जाते थे, वैसे भी जानने वाले नाराज़ हो जाते थे कि देखें जी कि आप लोग जो हैं आप PTI को डिस्करेज कर रहे हैं, आप PTI को कोई हुकूमत के कहने पे ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं। तो आप कल आपने देख लिया है, ये चीज़ें हम बड़े अरसे से बता रहे थे और पिछले 1 साल से, पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ 2015 से इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है इसने बिल्कुल नोज डाइव गई है। ये आपको याद होगा कि हमने एक दफ़ा यहीं बैठ के मैंने बाकायदा गिनवाई थी अपने ये प्रोग्राम मुकाबल में कि इमरान खान साहब की कौन कौन सी इनकी फेटल इनकी मिस्टेक्स हैं, ये ब्लंडर्स हैं जो इनकी पॉलिटिक्स को हल्ट करेंगे। अब जब आप वहाँ कराची जाते हैं, वो कराची का क्राउड बड़ा डिफरेंट है जो इमरान खान साहब रीड नहीं कर सके। वो MQM का, अगर आपको याद हो, जिस दिन जवेद हाशमी ने अटेंड करना था, उन्होंने ज्वाइन करना था 2012-13 में इसको, ये इमरान खान को, इनको छोड़ के नवाज लीग को, इतना बड़ा जलसा कराची की तारीख का नहीं हुआ था जिस दिन इमरान खान कराची गए। जवेद हाशमी मुल्तान से है और इन्होंने जाके वहाँ पे खिताब किया था, बिल्कुल लोगों का समंदर था, वाकई समंदर था। विद इन 3 ईयर्स ये 4-5 हज़ार बंदे नज़र नहीं आ रहा। ये इसके लिए कोई बड़ी, हाँ, जब मेरे जैसे लोग, आमिर जैसे कुछ और लोग इनको बताते थे कि हजूर यू आर हेडिंग टू अ डिज़ास्टर, तो हमें ये चीज़ें इसलिए समझ आ रही थी कि हम पिछले 15-20 साल से हम पॉलिटिक्स को भी कवर कर रहे हैं, हम इस तरह के ये लोगों के वोटर्स के जो मूड्स, इनके स्विंग्स होते हैं उनको भी हम आके फॉलो करते हैं। मतलब पीपल्स पार्टी बड़ी जमात थी, पंजाब से उड़ गई सारी, उसके बाद इनको केयरफुल होना चाहिए था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पंजाब से पीपल्स पार्टी बिल्कुल वो हो गया, साफ़ होकर रह गई है। इन्हें समझ आनी चाहिए थी। इन्होंने क्या काम किया, जो पीपल्स पार्टी का कचरा था, दुनिया जहाँ के हारे हुए पॉलिटिकल आप कह सकते हैं वेस्ट, इनका जो इनके MNAs के इलेक्शन हारे थे पीपल्स पार्टी में 2013 में, शाह महमूद कुरैशी साहब को अंदर ले आए।
मैं मुसलसल बात कह रहा था, लोग समझ रहे थे मेरा कोई शाह महमूद कुरैशी के साथ मसला। मैं जी मेरी ज़ाती तौर पर उनसे बड़ी नियाजमंदी है, मेरे इलाके के हैं, ग्रही हैं, वट एवर जो भी कहें, मैं कोई शाह महमूद कुरैशी की मुखालफत नहीं कर रहा था। जो पॉलिटिकल विजन उन्होंने आगे घुसेड़ा है ना इसके अंदर, उसने नुकसान पहुंचाया। आज आपके सामने नजर आ रहा है। यही शाह महमूद कुरैशी थे, पीर पगाड़ा से मुलाकातें कर रहे थे, लियाकत जतोई से मिल रहे थे, पूरे सिंध की जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनको पार्टी में लेके, पीर सैयद जो उस मखदूम, उन्होंने कहा आए जी हाजिर है। भाई लोग तो उनसे उन्हीं से तंग थे, लोग जमात इस्लामी से तंग थे कराची में, तो उन्होंने MQM की तरफ गए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो जमात इस्लामी के ट्रक पे चढ़ गए थे बल्दियाती इलेक्शन में। सो लोगों ने कहा, कराची के लोगों ने कहा भाई ये तो एक जमात इस्लामी की नई शक्ल हमारे ऊपर नाजिल हो रही है। हम MQM से भागे, पहले जमात इस्लामी से भागे, MQM में गए कराची के लोग, ये 70s 80s में। उन्होंने कहा जनाब जमात इस्लामी को छोड़ें। MQM से भागे वो आए इसके पास, PTI के पास, कि PTI में शायद हमें कुछ जगह मिल जाएगी। वहाँ इमरान खान साहब जो है सिराजुल हक के साथ वो ट्रक पे चढ़ के कराची में कन्वेंसिंग कर रहे थे, और कुछ सीटें वहाँ पे काबिल जिक्र नहीं जीत सके। ऐसे इन्होंने पंजाब में किया है। अब नईमुल हक के जरिए आप कराची को फतह नहीं कर सकते, माजरत के साथ अच्छे बंदे होंगे जो इमरान खान साहब के फेसेस हैं टीवी पे हमें नजर आते हैं, उसके बाद उनसे क्या तवक्को करनी थी। इमरान खान साहब, लास्टली मैं कहूँ, इमरान खान एक बात नहीं समझ सकता, इसको नहीं समझा सकते। जब तक इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा रहे कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं आसिफ जरदारी नहीं हूँ। और लाहौर का जलसा देखे, मेरा ख्याल 30 अक्टूबर 2011 वाला मैसिव क्राउड, लगता था पूरा लाहौर पलट के आ गया। बिल्कुल ऐसा अब कराची का जलसा देख लें जो 2012-13 में किया था, लगता था पूरा कराची आ गया, बिकॉज इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा था, अपनी एक अलग पोजीशन लेके वो खड़े थे। उसी से पॉपुलर हुआ ना। इमरान खान को अपने आप से पूछना चाहिए था, ये लाखों लोग जो हैं, ये शाह महमूद कुरैशी के दिए हुए जो पीपल्स पार्टी के क्यू लीग के हारे हुए करप्ट लोगों को पार्टी में ले आने, उनकी वजह से नहीं आए थे। सो ये जो ब्लंडर्स मारे हैं इमरान खान, अपने हाई मॉरल ग्राउंड लूज किए। इनका वोटर को कुछ जहल नहीं था, अनपढ़ नहीं था। 80 लाख वोट लिए थे, इन्हें समझ आ जानी थी कि 80 लाख वोट मुझे इस वजह से मिला है कि मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ। आप उनके वोटर को इमरान खान मुख्तलिफ नहीं लग रहा। जो इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगता है वो इमरान की पार्टी पे लगता है, जो जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगता है वो इमरान खान और इनकी पार्टी के किसी बंदे पर लग जाता है। सो इमरान खान साहब अपने क्राउड को, अपने फॉलोअर्स को रीड करने में मैसल भी नाकाम रहे। अभी उन्होंने रेमेड का उन्होंने कॉल दे दिया, लाहौर में हमने रैली देखी, बस ठीक ही थी। सो इमरान खान साहब मुसलसल, अगर अल्लाह के फजल से नईमुल हक साहब इनके स्पोक्स पर्सन रहे और शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनके पॉलिटिकल, इनकी हिकमत अमली बनाने वाले रहे, इससे भी बुरा इंजाम मुझे। बिल्कुल। तो आमिर साहब, कॉन्फिडेंट होना तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना आप समझते हैं अच्छी बात है? मैं इतना हार्श नहीं होऊंगा जितने आज रऊफ क्लासा साहब हो गए हैं, मगर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये काफ़ी अरसे से PTI को और इमरान खान साहब को इशारे आ रहे थे। कंसिस्टेंटली वो बाई इलेक्शन हार रहे हैं, उसके बाद लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हारे हैं, उसके बाद ये है कि उनके जलसे छोटे होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है, नज़र हर एक को भी आ रहा है कि जनाब ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत कर रहे हैं वो उनके विकेट पे जा चुके हैं। इस विकेट के वो 30 साल से बादशाह हैं, और उनसे अच्छा पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ पंजाब में, तो वो उनको ये पता, ये उनकी गेम है। इस गेम पे एज अ क्रिकेटर उनको पता होना चाहिए कि जनाब किसी के विकेट पे जाते हैं तो वो फिर वो जो होम ग्राउंड की उनको एडवांटेज है ना, वो नवाज शरीफ साहब को है, उस पर नहीं है। दूसरा, इन्होंने अपने जो इलेक्शन करवाए फिर कैंसिल कर दिए। हर ज़िले में 2-2, 3-3 ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे को चाकू मारे, उनकी लड़ाई ही नहीं ख़त्म हो रही, और जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन तक भी नहीं होगी। तीसरा, जो इन्होंने अभी बात की, उनके जो फेसेस हैं, अब ये जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान, चौधरी सरवर, शाह महमूद कुरैशी, ये नईमुल हक तो छोटा फेस है बेचारा, स्पोक्स पर्सन उसमें तो वो मीडिया की हैंडलिंग है उनका। देखें ना पॉलिटिकल, इनमें से कौन है जिसका ग्रास रूट्स का तजर्बा है, सियासत का, गलियों मोहल्लों को जानता है, या एक नया पाकिस्तान की कोई शनीद देता हो कि जनाब ये लोग हैं, ये फेसेस हैं। ये फेसेस नहीं है भाई साहब, ये उसी रूलिंग एलीट का हिस्सा है जिसको हम भी रोते रहते हैं और ये भी रोते रहते हैं। तो इनको बड़ी ज़रूरत है कि ये अपने पे नजर षानी करें और डिनाइल से निकलें। इशारे आ रहे हैं, मगर हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कराची के जो है ना 3 साल से इन्होंने कराची, जब इनको शुरू में फीडबैक आना हुआ था उसके बाद इन्होंने कराची को हाथ ही नहीं डाला। कराची में भी अगेन के जो फेसेस हैं वो कोई इतने, वो भी बड़े एलिटिस्ट से हैं, वहाँ भी ग्रास रूट वर्कर नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो इनको जब फीडबैक वो डिजिटल पार्क वाला पिछला मिला था 3 साल पहले, उसके बाद से इन्होंने कराची काम नहीं किया ना, कराची की नर्व नहीं पकड़ी। दूसरा, मैं ये ज़रूर आखिरी कहूँगा, मैंने जो कह रहा था कि मैं इतना हार्श नहीं हूँगा, मैं समझता हूँ अभी भी इमरान खान की एक स्टार वैल्यू है, अभी भी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लोगों को बहुत सख्त नफरत है। अगर वो राइट फेसेस विद राइट अल्फाज और राइट प्लेसेस करें
तो अभी भी वो इसको रिवाइव कर सकते हैं। और मैं अंडरमाइन नहीं करूंगा ये जो इन्होंने कॉल दी है ड्राइव इन की, क्योंकि आप देखें जो मर्जी आप कह लें, ये जो 2-3 दिन पहले उनकी रैली थी, 24 घंटे कैमराज उन पे रहे, 24 घंटे उसके अंदर, चाहे छोटी रैली थी, चाहे छोटी रैली थी, मगर हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को टोस पे रखा हुआ था, क्योंकि इस तरह की रैलियों के अंदर खतरा होता है कि एक बड़ा वाकया को गलती कर जाए, जो कि मियां साहब की गवर्नमेंट में हम नजर आता है कि उनके हॉक्स गलती करने पे तुले हुए हैं। एक गलती जो है, एक रॉन्ग टाइम जो है, वो आपकी सारी पॉलिसी को ले बैठती है। सो मैं इसको जो है, अगर मैं नून लीग होता तो मैं ये जो ड्राइव इन वाली रैली को इतना लाइटली ना लूं। हमारे मशवरों में जो हम कह रहे हैं कि पीटीआई जो है कमजोर होगी, है बिल्कुल, इट्स डाउन बट इट इज नॉट आउट, इट इज वेरी मच देयर। ठीक ठीक, एक छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ये जो सारा तूफान इस वक्त उठा हुआ है, ये सिर्फ पनामा के हवाले से उठा है। बड़ी खबर यहाँ पे ये कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कल बरोज जुमेरात पनामा के हवाले से क्या होने वाला है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि 24 सितंबर के मार्च के हवाले से जो बात की गई है उसको बड़ा लाइटली लिया जा रहा है, वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्लासेस ऑफ वज़ीर-ए-आज़म ने आज जो खिताब किया, हमने तो देखा उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि मैं तवज्जो नहीं देता, आवाम जवाब दे रहे हैं। मुझे अभी ये साबिक के ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे अनवर महमूद साहब, बड़ी टॉप पोजीशन पे रहे हैं वहाँ पर, और बड़े मतलब ये मुख्तलिफ हुकूमतों में अहम ओहदों पे काम करते रहे एज सिविल सर्वेंट। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे अभी मैसेज किया है, शायद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये टनल जो है लवारी, तो इन्होंने ये उस वक्त उनके साथ ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर काम करते थे हफीज़ पीरज़ादा साहब, जो भुट्टो साहब के वो थे, 70 से चल रहा है। उन्होंने कहा 40 साल पहले इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब ने भुट्टो साहब के दौर में जाके की थी। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये बड़ा बेहतरीन किस्म का वहाँ पे चित्राल या उस साइड के लोगों के लिए ना एक इन्होंने वो बना के रखा हुआ है, एक आप कह सकते हैं बारगेनिंग चिप के तौर पे। जो हुकूमत आती है वो वहाँ ज़रूर जाती है और इस लवारी टनल पे ज़रूर गुफ्तगू होती है। उन्होंने कहा 40 साल पहले इसकी हुई थी कि आज तक मुकम्मल हो। जनाब मुशर्रफ के दौर में इस पे बड़े उन्होंने फंड्स वगैरह एलोकेट किए थे। आज मियाँ साहब भी पहुँच गए और अब 2018 का वो दे हैं कि 2018 तक मुकम्मल भी हो जाएगी। और मियाँ साहब ऐसे कई वादे फरमा चुके हैं। वहाँ पर ये लोधरा में गए थे, वो न 3-3.5 अरब रुपया देना था। खैर वो सराइकी इलाके तो इनकी लिस्ट में नहीं आते ना, वहाँ पे वादे करना ना करना वो तो इनका एक वतीरा बन चुका है। उनको सीरियस न लें कि लोधरा के अवाम को देना था 3.5 अरब और बड़ी उस पर बातें हुई, वो किसी को याद नहीं है। मियाँ साहब बड़ी तेज़ी से जहाँ जाते हैं 15-20 प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। हमने कल ही बताया कि एक्सपोर्ट आपकी जो है, जहाँ से पैसे कहाँ से आने होते हैं, ये आप जो कारोबार कर रहे हैं 84 मुल्कों के साथ नेगेटिव हमारी ट्रेड हो रही है कि वो हमसे ज़्यादा आके पैसे ले रहे हैं, हम उनसे कम कमा रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट जो है $4 बिलियन 3 सालों में आपकी गिर गई है। आपके पास लोन लेने के अलावा कोई आपके पास ये तरीकाकार नहीं है। बड़े बड़े लोगों को आप टैक्स नहीं कर रहे। दुबई लंदन में जनाब लोगों ने 7-8 अरब डॉलर की जदादें ली हैं। FBR आपका काम करने को तैयार नहीं है। वैसे FBR से मुझे याद आया कि खबर ये भी एक सामने आ रही है कि मौजूदा FBR चेयरमैन जो हैं, जिन पर इमरान खान ने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगे हैं, इनकी तब्दीली की खबरें भी इस्लामाबाद में चल रही हैं और इनकी जगह आमिर के पास को नाम भी है। ये मैं शेयर कर सकते हैं कि ये बड़ी मुसद्दका बात है कि ये इमरान खान साहब के पास ये जो खबर आई है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी मौजूदा जो CBR के चेयरमैन है ये 5 करोड़ रुपए महीने का वहाँ भिजवाते हैं, ये दुबई भिजवाते हैं। ये बाहर से नहीं आई, ये घर के चिराग से ही इमरान खान साहब तक खबर पहुँची है और उन साहब से पहुँची है जो कि ओवरऑल आप समझ लें कि रेवेन्यू बोर्ड के जो इंचार्ज हैं नून लीग ने बनाए हुए, उन्हीं की तरफ से गई है। ये कजन्स के अंदर बहस हुई है और कजन्स ने आपस में एक दूसरे को बताया है। ये फायदे होते हैं और नुकसान कि एक कजन जब एक पार्टी में होता है, दूसरा कजन दूसरी पार्टी में, आप ये तो घर में ये फैसले हो जाते हैं। कह रहे हैं कि इमरान खान को नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर से किसी मोल ने यह खबर बताई है कि मौजूदा FBR चेयरमैन जो हैं ये दुबई में करोड़ों रुपए हर महीने भेज रहे हैं
तो खबर ये चल रही है कि इस पे समरी भी एक मूव हो चुकी है और उनका है ये खबर, इसलिए ये तो बिल्कुल मुसद्दका है कि इमरान खान साहब को मौजूदा CBI चेयरमैन के जो बॉस हैं समझ लें, उन्होंने ये खबर दी। चलो मैं तो समझ गया हूँ, अब पता नहीं कितने समझ सकते हैं लोग कि बॉस कौन है इसके बाद FBR के। इसाक डार की बात नहीं हो रही, बहरहाल ये बता दूं मैं। वो तो बड़े आपने अपसेट है, उनका भी बयान चल रहा था कि ये बिल्कुल लगा हुआ है, ये गलत है। सो हम इमरान खान का इमरान ये वो मियाँ साहब जाते हैं, ऐलानात करके आ जाते हैं। वो सवात में गए तो लगता है सवात में उन्होंने ढेरों कर दिए, कहीं एयरपोर्ट दे देते हैं। वो तो बाज़ दफ़ा तो आपको हंसी भी आती है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप हर साल $5 अरब का कर्जा ले रहे हैं, इनके लिए कहाँ से पैसे लेंगे? लो इस्लामाबाद का जो प्रोजेक्ट है जो 20-22 अरब रुपये से शुरू हुआ था, 120 अरब रुपये तक वो पहुँच गए। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट तो आप बना नहीं सके पिछले, आप कह सकते हैं 12-13 सालों में। इनके 3 साल गुजर गए, वो सवात में भी बन रहा है, चित्राल में भी बन रहा है, बहावलपुर जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे वो हर जगह कहेंगे एयरपोर्ट ले लो, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ ले लो, वहाँ पे मोटरवेज ले लो, ऐलानात कर रहे हैं। बाकी पैसा तो मेरा ख्याल है अभी हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा। खैर ये तो एक उनका व्यू है। लास्टली इमरान खान ने मेरा ख्याल कल शायद आना है वहाँ पे पार्लियामेंट में, बिल्कुल जहन में रखें। अभी ये कह रहे थे ना, ये आमिर कह रहे थे कि अभी भी ये रिवाइव करने की पोटेंशियल रखती है। माजरत के साथ मैं कोई डूम्सडे नहीं दिखा रहा, मौका मिला था इनको वहाँ पे, ये लाहौरियों ने मौका दिया 30 अक्टूबर 2011 को, डट के बाहर निकले और उनकी हुकूमत थी, उनके खिलाफ निकले। ये बड़ी बात थी। इतना मैसिव क्राउड आज तक वह मीनार पाकिस्तान पे नहीं आया था। यहाँ कराची के लोगों ने आपको मौका दिया, मैसिव निकले। MQM अपनी पीक पे थी, अपनी दहशत पे, अपनी जो उन पे इल्जामात लगते हैं, अपनी पावर पे, इसके बावजूद कराची के लोग निकले। अगर इमरान खान साहब उसके बाद रिवर्स गियर लेके अब वो माल रोड पे पहुंच गए, जलसे करते हैं, वो चेयरिंग क्रॉस पे जलसे न करते। मीनार पाकिस्तान से थोड़ी सी बात, मीनार पाकिस्तान से उनकी जो ग्रेजुएशन हुई है वो जनाब माल रोड पे अभी वो जलसा होता है, फिर चेयरिंग क्रॉस पे होता है, वो वहाँ पे चुंगी पे होता है, वहाँ पे अब गलियों में जलसे होना शुरू हो गए। ये फाल है। हजूर इमरान खान साहब जो हैं वो अपने ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाएं, शाह कुरैशी जैसे लोगों के पॉलिटिकल जो करप्ट फिलासफी है उससे जान छुड़वाएं, अपने हाई मॉरल ग्राउंड कायम रखें। आप अगर लतीफ़ खोसे के जरिए वहाँ पे तकरीरें करवाएंगे ना तो कराची के लोग जो हैं वो आपके पास नहीं आएंगे, लाहौरी आपसे दूर भागेंगे। ये कि वहाँ पे देख की चावल पे वोट देने वाले लोग नहीं है जो पीपल्स पार्टी का होते हैं, या नवाज शरीफ साहब ने सड़क दे दी तो अंडरपास दे दिया, वोट दे दो। इमरान खान का क्राउड जो है, इमरान खान अपने क्राउड फॉलोअर्स को खुद भी समझने में नाकाम हो रहे हैं, इसी वजह से इनको नाकामियाँ हो रही है। ये कह रहे हैं दोबारा, मेरा ख्याल इमरान के लिए दोबारा अपने आप को जनरेट करना, दोबारा वापस लाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वही वाली बात कि अपने आप के जो इनके पॉलिटिकल इनको एडवांटेजेस थे अगेंस्ट नवाज और अगेंस्ट जरदारी, वो इन्होंने लूज किए। सही से बिल्कुल कर दिए। क्विकली मैं कहूँगा कि मेरा क्यों ख्याल है कि ये रिवाइवल इनका पॉसिबिलिटी है, वो इसलिए कि मियाँ साहब का, नून लीग का डिलेमा ये है कि ये इन्होंने जो ये बेनिफिशरी हैं रिफॉर्म्स ना करवा के, इस सिस्टम, इस थाना कचहरी के सिस्टम के हैं, जिस तरह ये राजनपुर में SP साहब ने 1000 बंदे के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कटवा दिया, वहाँ पे मार पिटाई कर रहे हैं, वहाँ का जो MP MN साथ मिला होगा और वो अगली दफा भी जीतेगा। ये बेनिफिशरी हैं इस गंदे निज़ाम के। पुलिस को, जुडिशरी को रिफॉर्म्स नहीं करते, ठीक नहीं करते, क्योंकि ये उसके बेनिफिशरी हैं। मगर उस गंदे निज़ाम की वजह से इस मुल्क की गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। ये जीतते तो रहेंगे, ये अगली दफ़ा भी शायद जीत जाएंगे इस वजह से, मगर इनका ये प्रॉब्लम रहेगा। राहील शरीफ साहब भी कहते रहेंगे रिस्ट्रक्चरिंग करो, और अभी आप जिक्र कर रहे थे अनवर महमूद साहब का, उन्होंने कल परसों बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है कि रिस्ट्रक्चरिंग के ये बगैर गुजारा नहीं है। उसकी वजह से ये गवर्नेंस के मसाइल रहेंगे, और गवर्नेंस के मसाइल रहेंगे तो आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। सो ये एक जुड़ी हुई है एक दूसरे से चीज़ें, प्रॉब्लम। जीतने इलेक्शन एक और बात है, मगर तड़प तड़प के रोज इनको जो इनके साथ होता है, ये घिसट घिसट के 3.5 साल गुजरे हैं ना, अगला 1.5 साल भी घिसट घिसट के गुजरेगा, क्योंकि ये चीजें ठीक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो खराब चीजों की वजह से इलेक्शन जीत रहे हैं। आपने बात की ना अभी दाजल की, कि दाजल का DPO जो वहाँ पे वो दहशत का निजाम उसने बनाया हुआ है, मैं जरा थोड़ी उस पर बात करूँ। छोटी सी बात, चले ब्रेक के बाद है कि कैसे यहाँ पे दहशत के जरिए आप लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। दाजल या राजनपुर का जो केस है, मैं थोड़ी सी उस पर बात करना चाहूंगा कि 1400 लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए गए, कहीं से कोई आवाज नहीं, मीडिया से आवाज नहीं है। कभी आसमा जहांगीर साहब दुनिया भर के मामलात पे बोलते हैं, यहाँ पे HRCP होता था, अय्यर रहमान साहब होते थे, नक्की साहब होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, कहीं से कोई आपको नहीं मिल रहा कि दाजल जैसे शहर में 1400 लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे, लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। आपको HRCP मर चुकी है सर, आपके यहाँ पे एक
अब कह सकते सोसाइटी का एक ज़मीर होता था, वो ख़त्म हो चुका है। आज भी खबरें पढ़ रहा था, दाजल का एक डीपीओ जो है वो इतनी बड़ी दहशत की अलामत बना है, किसी कोने से उसके खिलाफ आसमा जहांगीर जैसी खतून उसे डर गई, आवाज नहीं उठा रही। एक ब्रेक ले लेते हैं क्लासेस साहब, वापस आएंगे दाजुल राजनपुर केस के हवाले से तो आपको बताएंगे, लेकिन कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पनामा लीक्स के हवाले से खास ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। इससे मुतालिक बहुत बड़ी खबर हमारे पास है, वो भी शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, इस सियासत में गर्मी सिर्फ पनामा लीक्स के हवाले से है, तो कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आखिर होने क्या जा रहा है? कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे एक बड़ी ब्रीफिंग हो रही है, अहम ब्रीफिंग। वैसे तो सारी ब्रीफिंग्स अहम होती है, लेकिन अल्टीमेटली जितनी अहम ब्रीफिंग है वहाँ पे मुका पे ख़त्म होती हैं। और क्रेडिट मिलना चाहिए हमारे मेहरबान जो है खुर्शीद शाह साहब को। जितना बड़ा स्कैंडल है तो शाह साहब ने उसको वहाँ पे मिट्टी में दबा दिया। और अपनी हुकूमत के बड़े बड़े स्कैंडल हैं। एक रहमान मलिक का भी पड़ा है, जो सीक्रेट फंड में रहमान मलिक ने वो करोड़ों रुपए की मार धाड़ की, ज़रा मेहरबानी फरमाएं उसको भी उठा लें और अपने वजीर के करतूत देखें कि उन्होंने कैसे वहाँ पे उन्होंने माल पानी उन्होंने खर्च किया और बनाया रहमान मलिक साहब को। वो भी खुर्शीद शाह उठा लें। खैर को ये क्लासिकल मुका के ऊपर डिग्री की ना, ग्रेजुएट डिग्री हुआ करेगी, उसके प्रोफेसर बनेंगे ये। मेरा ख्याल है उनको बल्कि अभी से मेरे डॉक्टरेट की डिग्री दे देते हैं खुर्शीद शाह साहब को। डॉक्टर खुर्शीद शाह या साहब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप ये कर रहे हैं। नहीं मतलब ये एक पॉलिटिकल कमेंट है ना उनका, हम जात पे तो नहीं कर रहे। जो उनका पॉलिटिकल कंडक्ट है, 480 रुपए का स्कैंडल आया वहाँ पे IPP's पेमेंट का, इतनी मेहनत हुई उस पर, आर्डर ने की, साहब ने की, खुर्शीद शाह साहब ने 2 मिनट में बैठ कर सेटल कर दिया। खैर ये एक और कहानी है। एक कल बहुत बड़ी ब्रीफिंग हो रही है यहाँ पे, जिसमें नैब को बुलाया गया है, जिसमें FIO को बुलाया गया, स्टेट बैंक को बुलाया गया, SCCP को बुलाया गया, FBR को, 5 बड़े टॉप के जो आपके रेगुलेटर्स या इन्वेस्टिगेटिंग आपकी एजेंसीज हैं उनको बुलाया गया है कि कल आके हमें बताएं कि पनामा पे आप लोग क्या कर सकते हैं या अब तक क्या किया है। ये भी मेरा ख्याल है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो उनकी एक मोशन थी, उसकी तहरीक पे उन्होंने ब्रीफिंग मंगवा ली है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कल पेश किए जा रहे हैं, जो मैंने अपने पास ये कह सकते हैं कुछ ज़राए से कोई हमने निकाले हैं। ये सारे आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये पाँचों के पाँचों बड़े क्लासिक इस मुल्क का जो तारीखी मुका जो है, जो यहाँ पे आपकी यहाँ पे एजेंसीज जो हैं, आपकी प्रोबिक एजेंसीज हैं, आपकी हुकूमतों को जो बैठ के प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल है कि बड़े इदारों का सरबराह जब यहाँ रिग्ड होते हैं, जब करप्ट होते हैं, जब वो जो करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने के पे आते हैं, तो वो किस तरह के यहाँ पे एक्सक्यूजेस पेश करते हैं। ये कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ओपन होंगी चीज़ें, ज़रा सुनते हैं। नैब से शुरू करते हैं, जो ये फरमाते थे कि दुनिया जहां में जिन्होंने पाकिस्तान में आजकल पटवारी पकड़ रहे हैं, मतलब पटवारी क्लार्क, एक पटवारी से 30 रुपए लेके भी इन्होंने बारगेन फरमाई है। सबसे बड़ा क्लासिक जवाब जो है ना सर, वो नैब ने दिया है। नैब ये फरमाती है, और ये जहन में रखें कि स्विट्ज़रलैंड में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के अकाउंट्स ढूंढने के लिए, डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए नवाज शरीफ साहब ने कभी इसहाक डार को कह के उस वक्त इन्होंने सैफुर रहमान को 30 करोड़ रुपए की इन्होंने सीक्रेट फंड से पेमेंट करवाई थी कि आप जाएं और बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी के स्विस के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के लाएं। ये ढूंढ के लाए थे, जो बाद में आपको याद होगा जनीवा में वो कैमरे पे मुर्तजा अली शाह जो लंदन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने वाजिद शमसुल रसूल को रंगे हाथों पकड़ लिया जो था। जेम्स बॉन्ड साहब पकड़े गए थे वहां पे, वो सुगार पीते हुए, तो हैट लगाए हुए, वो जो डॉक्यूमेंट चोरी हो गए थे, वो नैब लाया था। नैब आज ये फरमाता है पनामा पे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की फैमिली का नाम है, तो उनके चेयरमैन साहब जो हैं बड़े, उनके आपको पता है बच्चे जमूरे हैं, उन्होंने फरमाया जनाब हम तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा तो जवाब है। उन्होंने कहा हमारा तो इससे तल्लुक ही नहीं है जनाब, ये तो एक आलमी स्कैंडल है, आलमी चीज़ें हैं, हमारा इससे क्या वास्ता, और हमारे कोई म्यूचुअल कोई असिस्टेंट एग्रीमेंट नहीं है। भाई अगर आपके नहीं थे तो आप इसको कैसे पकड़ के लाए थे? आपको याद है ये बैंक ऑफ पंजाब के थे, एक उनको अमेरिका से वापस लाए थे, मंसूर को कैसे लाए थे? तो याद रहे कि वो हमने स्कैंडल किया हुआ है कि अरबों रुपए इन्होंने उसको लूज किया, उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट था कि बाहर से पकड़ के लाने का, तो जो हम उस पे कर चुके हैं, अरबों रुपए कर चुके हैं, ये बाहर से पैसे पकड़ने का उस पे। अच्छा, इनके लीगल आपके पास एक स्कैंडल पड़ा हुआ है बड़े अरसे से, आपने वो भी देना है कि लंदन में जो इन्होंने वहां पे माल पानी वो बड़ा खर्च हुआ है, पेशियां भुगत रहे हैं लंदन में। जंकेट्स चल रहे हैं, यहाँ पे ये फरमा रहे हैं नैब कि हमारा तल्लुक ही नहीं है, हमारा ये तो इंटरनेशनल स्कैंडल है, हमारा इससे क्या तल्लुक है, मैं तो कोई असिस्टेंस नहीं देता,
हजूर आप वहाँ पे वो उसका हाशिम, उनका क्या नाम था, बैंक ऑफ पंजाब के जिनको लाए थे या अमेरिका से लेके आए थे, हमेश थे, हमेश, यस, हमेश खान को लाए आप, उसके बाद मंसूर उल हक को लाए थे। अब कहते हैं पनामा पे कहते हैं जी हमें तो कोई पता ही नहीं है, वी एक्ट एज इनोसेंट। ये वो नैब का एक इदारा है जिस पे करोड़ों रुपए कल जवाब है जो लोग सुनने को लोगों को कल मिलेगा। ये आपको कल पता चलेगा, हम आपको आज बता रहे हैं कल नैब। अगर किसी की कोई उम्मीद है कि कल पैनामा में से कुछ वहाँ निकलेगा तो रैबिट आउट ऑफ अ हैट, इट्स नॉट कमिंग आउट। जनाब उन्होंने जवाब दे दिया नैब ने, उन्होंने कहा जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। तो चेयरमैन नैब पे ना रहना, उन्होंने कह दिया जनाब। और इतना बड़ा लंबा 1 2 3 पेजेस में आखिर पर निकला क्या है, दरमियान में से खोदा पहाड़ निकला चूहा कि जी नैब कुछ नहीं कर सकता, हम करोड़ों रुपए के पक्ष प्रिविलेजेस ले सकते हैं, तनख्वाहें ले सकते हैं, काम नहीं करेंगे। आगे FIA सुनते हैं जरा, ये इस मुल्क के इदारे हैं जिन पर करोड़ों रुपए की सैलरीज लग रही हैं, पक्ष ले रहे हैं। आम आदमी को FIA के हाथ चढ़ जाए, वो बंदे की वहाँ पे आधी लाश घर भेजते हैं। वहाँ क्या फरमाते हैं जनाब, ये जो FIA के कुछ जहीर साहब हैं डायरेक्टर, उन्होंने कहा जनाब हमारी तो डोमेन ही नहीं बनती। उन्होंने कहा हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये टैक्स इवेजन है, ये मनी, हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग में इनका बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्होंने इनसे ये पूछें फिर रहमान मलिक ने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी जो इसके खिलाफ, नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ। इसमें बड़ी मज़ेदार उन्होंने प्ली ये ली हुई है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो 2010 का कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिव जो उससे पीछे की चीज़ों में पकड़ नहीं है, नहीं पकड़ सकता। कानून ऐसे बनाए हुए हैं साहब इससे कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी और अब भी ऐसे बनाए जाते हैं कि इन सबके हाथ भी बंधे हुए हैं। सो इनका कसूर भी नहीं है, उन्होंने सही वो किया। कसूर इनका है, मैं बताता हूं, इतने भोले नहीं FIA वाले। वो कहते हैं FBR का काम है। जरा आप देखें इदारे कैसे कह रहे हैं, कहते हैं ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हजूर आप मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करते रहे हैं। ये जो यहाँ पे बनी थी, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की फैमिली पे जितनी इन्वेस्टिगेशन होती रही है सारी की सारी ये करती है, FIA करती है। आज FIA के वो साहब फरमाते हैं ये हमारा काम नहीं है, हमारा ताल्लुक नहीं बनता इनसे, FBR से पूछें। जनाब FBR की तरफ चलते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि FBR वहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस पे कह चुके हैं, सलीम मांडवी वाला, वहाँ का जनाब हमारी तरफ ना आना, बिल्कुल पनामा का रुख नहीं होना चाहिए हमारी तरफ, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 5 साल पहले की अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर सकते हैं, और उन 5 सालों में सिर्फ एक कंपनी बनी है, बाकी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारी तरफ रुख भी नहीं करना, हमें आपने कहना भी नहीं है पनामा पे। ये FBR का जवाब है। FBR ने साथ में ये खबर चली थी कि 400-500 बंदों को नोटिस भेजे हैं, वो उमर चुमा का आर्टिकल आया हुआ था, उनका कहना है कि जनाब ये भी झूठ बोलते हैं, इनके पास 400 नाम ही नहीं है, बिल्कुल के नाम ही नहीं है, इनके पास तफसीलात भी नहीं है। झूठों की हद हो गई इस मुल्क में। ये इदारे हैं जिन्होंने ये प्रोसीड करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, जरा जवाब सुनते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा ऑटोनोमस, सबसे बड़ा जिस पे इन्होंने करोड़ों डॉलर के इन्होंने कर्जे लेके उसमें रिस्ट्रक्चरिंग करवाई थी, स्टेट बैंक की सुने। उन्होंने कहा जनाब ये अल्फाज हैं उनके, ये मैं नहीं कह रहा, जरा डॉक्यूमेंट दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, जरा ये ये ना समझा जाए जी हम कुछ तकरीर फरमा रहे हैं, हाईलाइटेड एरिया जरा देखें। वो फरमाते हैं कि जनाब इसके पास जो FBR है इसके पास तो पावर ही नहीं है कि किसी ये मुल्क से पता कर सके किसने जायदाद खरीदी है या नहीं खरीदी। ये तफ्तीशी इदारा नहीं है, रेगुलेटर है सर, इवन रेगुलेटर है कि मनी अगर यहाँ से जा रही है नहीं जा रही, कह रहे हैं कि तफ्तीशी इदारा नहीं है। ठीक सर, वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पावर्स नहीं है कि हम किसी से ये पूछें कि किसने कौन से मुल्क में आके कोई जायदाद खरीदी या नहीं खरीदी। लिहाजा लंदन दुबई में, अगर दुबई लंदन में आपने माल खरीदे हैं, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, स्टेट बैंक कहता है जी हमारी तरफ ना आना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये कल जवाब पेश हो रहा है। इसके बाद SCCP, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कल डॉक्यूमेंट सारे आ रहे हैं, ये सारे पेश हो रहे हैं। कर दी उम्मीदें बता दी, जरा मैं आपको कौन को जरा बता रहा हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान को, जो सारे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बैठी है, नवाज लीग भी बैठी है, PTA भी बैठी है, कि कल क्या जवाब आ रहे हैं, ये जरा जवाब सुनते जाएं। SCCP जनाब जिसका ये काम था जो रेगुलेट करने के लिए, इतना बड़ा क्लासिक जनाब तहर महमूद साहब है, कमिश्नर कंपनी लॉ डिवीजन, उन्होंने जनाब 2 पेजेस इस पे लगाए हैं, उस पर उन्होंने बड़ी मेहनत फरमाई है। मेहनत के बाद वही खोदा पहाड़ निकला दरमियान में से चूहा, या वो कहते हैं ना फटा पोस्टर, मरा हुआ फटा पोस्टर निकला हीरो। ये फटा पोस्टर निकला हीरो। तो इनके हीरो साहब फरमाते हैं, उन्होंने दिया जनाब के टोटल 444 लोगों के नाम आए हैं उसमें स्कैंडल में आए थे, और जिनमें 280 जो ओनर्स हैं उनका पनामा में उनका नाम आया है। आखिर पे उन्हें डिटेल दे के कि इसमें इतनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी इतनी फलां हैं। आखिर पे वो यही फरमाते हैं कि जनाब कि होना कुछ भी नहीं। SCCP भी कहती है जी कि होना कुछ नहीं। हमने आज आपको बताया है कि कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुमेरात के रोज़ नैब कहती है जी हमारा कोई तल्लुक नहीं है। नैब जिसने बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी को पूरी दुनिया में हाउंडिंग की,
और करोड़ों रुपए लगाए थे सैफ रहमान ने। इस पे कहती हैं कमर जमान चौधरी कहता है कि मेरे नजदीक ना, मेरा तो तल्लुक ही क्यों नहीं, हम तो आलमी इदारों को जानते नहीं है, हमारे साथ तो असिस्टेंस नहीं कर रहा, तो पता नहीं फिर आपके हमेश खान और ब्रिगेडियर मंसूर कह नहीं वो सारी एडमिरल है क्यों, फिर खत्म करें इसको। मतलब ये जो हमने फसाद एक यहाँ पाला हुआ है नैब की शक्ल में, सफेद हाथी भी नहीं है, ये येलो हाथी जो है, इसको बंद करें। FIA कहती है जी FBR के पास जाएं, हाँ भाई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टली आपके उसमें आती है। SCCP कहती है जनाब के उन्होंने डिटेल देखो, उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक नहीं है, स्टेट बैंक कहता है हमारा ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जनाब आप कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक तरीकी फैसला दे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये जो आपको दिए हैं कल जो पेश होने हैं इन इदारों के, कि जनाब कि हमारा ताल्लुक भी नहीं है। कल इसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये फैसला देना चाहिए, ये रिपोर्टें पढ़ के कि जनाब कि हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं है। नैब तो चले हो गया ना कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा, बाकी सारी जो है गवर्नमेंट के और हुकूमत लगाती है, उसका चीफ और बदलती रहती है, तो वो वहाँ भी नहीं है। बाकी गवर्नमेंट के इदारों से बात यह है कि अगर इससे कोई ये समझ रहा है कि नून लीग, और अगर जिस तरह हम आगे बात कर रहे थे कि PTI थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, मगर इतने बड़े वाक़े की ये सिर्फ PTI की वजह से तफ्तीश नहीं है, ये हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मीडिया चाहता है और पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का भी लेट से वो बुरा मना जाते हैं कि जिनका डायरेक्ट नाम नहीं है मगर बाय इम्प्लिकेशन नाम है उनका या उनके ख़ानदान का, तो ये तफ्तीश करा लेनी बड़ी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि ये सारे इदारे जो इन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हम हमारे दायरा में नहीं है, चाहे स्पेशल कानून बने। और ये जो याद रहे कि ये जो इन्होंने अक्सर जो इन्होंने प्ली लिया है वो ये है कि जनाब कानून मौजूद नहीं है और हमारा दायरा कार नहीं है। और जो कानून बन रहे हैं, जो हुकूमत ने खास तौर पे अब कानून बनाया है, उसका इतना दायरा वसी कर दिया है कि वो 20 साल में नहीं होने लगा। ये इंडिया के उन्होंने कमीशन बनाया है तफ्तीश का, मेरा उनको दे देते हैं कि हमारी भी तफ्तीश कर दे। इस पे जी आप पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा। सही, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जिस तरह से क्लासेस साहब ने, आमिर साहब ने बताया, किसी ने कहा मेरा वास्ता नहीं, किसी ने कहा हमारी डोमेन में नहीं, और किसी ने कहा कि होना कुछ भी नहीं है। तो फिर ये करना किसने है? आपने, हमने। अगर आपने नहीं करना तो फिर ये इदारे किस वजह से? एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो चौधरी निसार साहब की जानिब से सेनेट में सियासी मुखालिफिन की धुआंधार जो तकरीर की गई है वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। चौधरी साहब की जानिब से सेनेट में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ धुआंधार तकरीर की गई, लेकिन क्लासेस साहब तकरीर में आपका जिक्र भी कर गए कि 2001 में एक ज़बरदस्ती को इंटरव्यू ले लिया। क्या था ऐसा इंटरव्यू में कि ज़बरदस्ती लेना पड़ गया आपको? कहानी है क्या, मामला क्या है? सर ये हुआ यूँ था, आज चौधरी साहब ने वहाँ तकरीर करते हुए जो उन्होंने कहा है, हवाला दिया मेरा, वो अचकज़ई साहब पे वो तनकीद कर रहे थे। बेसिकली कुछ दिन पहले जो अचकज़ई साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे उन्होंने वो इल्ज़ामात लगाए थे, तो उसका जवाब देने के लिए आज वज़ीर दाखिला जो सेनेट में भी आए और उन्होंने अपनी भी सफाई दी कि कल जो वहाँ पे वॉकआउट हुआ था वहाँ पे कोई वज़ीर नहीं था, तो उन्होंने कहा जी वो कि कल कौमी असम्बली का भी सेशन था, आपका भी था, तो मुझे किसी ने बताया नहीं है, तो सेशन के दरमियान टाइम रखा जाए। जो बात मेरे ख्याल चौधरी निसार अली खान ठीक कह रहे हैं कि दोनों ही एक वक्त पे कर देंगे कि वो भी वहाँ कौमी असम्बली भी शुरू हो जाएगी तो सेनेट भी, तो फिर तो वज़ीरों के लिए मुश्किल हो जाएगा। खैर उसमें उन्होंने ये कहा, वो कहना ये चाह रहे थे कि जब उन पे बड़ी ये तनकीद की उस्मान काकड़ ने की थी सेनेटर ने, तो आज चौधरी साहब सेनेट में गए हैं तो उन्होंने अपने तो ये कहने की कोशिश की है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं कोई महमूद अचकज़ई पे मैंने कोई टारगेट करके कोई तनकीद की है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज पे तनकीद किए, तो ऐसा नहीं है। ज़ाती तौर पर वो उनका कहना था कि मैं उनको पसंद करता हूँ, और फिर उसमें वो मेरा रेफरेंस लेके आए जो कि ठीक लेके आए। उनका ये कहना था कि 2001 में रऊफ़ क्लासरा उनको घर पे आए और उनसे ज़बरदस्ती इंटरव्यू लिया और उनसे कुछ सवालात किए। ज़बरदस्ती वाली बात उनकी ठीक है, आपको पता है चौधरी साहब से ज़बरदस्ती कराना कोई आसान काम नहीं है। इट वॉज वेरी नाइस ऑफ चौधरी निसार अली खान साहब को, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था, बड़ा अच्छा खासा तवील इंटरव्यू है जो कि मेरी बुक जो है एक सियासत कई कहानियाँ, उसमें चौधरी साहब का बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव उसमें प्रोफाइल है, उसका सारी डिटेल जो इस खूबसूरत इंटरव्यू की मौजूद है। उस पर मैंने उनसे सवाल किया था जिसका आज उन्होंने हवाला दिया। एक तो ये इंटरव्यू चौधरी साहब को थोड़ी सी डेट में वो प्रॉब्लम हो रहा है, ये 2003 में मैंने इंटरव्यू लिया था, 2001 में नहीं था। ठीक, मतलब उनको खैर इतने सालों बाद 2-3 साल की खैर है, आगे पीछे हो जाता है। मैंने उनसे सवाल किया था, मैं कहा चौधरी साहब ये बताएं, आपकी इतनी पॉलिटिकल लाइफ हो गई है, 30 साल से ज़्यादा हो गई है, आपके सबसे फेवरेट पॉलिटिशियंस कौन है, किन से आप मुतासर हैं ज़िंदगी में?
तो चौधरी साहब ने 2 ही नाम लिए थे उस वक्त। एक उन्होंने कहा था खान अब्दुल वली खान, उनके नज़रियात ने मुझे हमेशा मुतासर किया है। दूसरा उन्होंने नो डाउट के उन्होंने महमूद अचकज़ई की बहुत तारीफ़ की थी। अच्छा। और यहाँ तक कहा था कि जिस दिन आके मार्शल लगा था जनरल मुशर्रफ का, या 12 अक्टूबर 1999 का, उस दिन पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों ने जनरल मुशर्रफ की मजम्मत की थी और मार्शल के टेक ओवर को अपोज किया था। एक महमूद खान अचकज़ई थे, दूसरी आसमा जहांगीर थी। ये 2 लोग थे जिन्होंने अपोज किया था। बाकी सारे मुल्क में मीडिया ने भी, जो आजकल मीडिया बड़ा बनता है ना, नवाज शरीफ साहब के आगे पीछे दाएं बाएं फिरते हैं। मुझे वो आर्टिकल याद आ जाते हैं सबके जो कॉलम लिखे हुए साहब से लेके इम्तियाज आलम सब ने तारीफें की थी, सब ने की थी कि बड़ा अच्छा हो गया, नेक काम हो गया। खैर, तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि महमूद अचकज़ई असूल वाले बंदे हैं, प्रिंसिपल आदमी है, स्टैंड लेने वाले बंदे। चौधरी निसार ने वाकई वो ठीक कह रहे हैं सेनेट में, जो मुझे उन्होंने कोट किया है कि उन्होंने वहाँ पे इनका बड़े अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र किया। लेकिन आज चौधरी साहब की ऑफिशियल पोजीशन जो है, उन्होंने बताई भी हैं बहुत सारी चीज़ें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से। और मेरे लिए तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ एक और उभरी है आमिर, उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दी गई जिस पर सूबाई हुकूमतों ने अमल नहीं किया। मसलन उन्होंने कहा जनाब के आपकी बन्नू जेल का ब्रेक होना था, इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले बता दिया था। APS पे हमला होना था पेशावर में, जिसमें बच्चे हमारे 140 के करीब बेचारे हमारे वो ना शहीद हुए, उन्होंने कहा 3 महीने पहले हमने बता दिया था। उन्होंने कहा कराची एयरपोर्ट पे हमला होना था, हमने गेट तक बता दिया था इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। इससे बड़ी नाअहली नहीं हो सकती कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि चौधरी निसार अली खान कह रहे हैं वाकई बताया था, ये हालत हो चुकी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको बता भी रही हैं कि फलां जगह फलां दिन हमले होंगे। दाद दें हमारी सूबाई हुकूमतों को जो अरबों रुपए के बजट भी ले रही हैं और बैठ के कहते हैं हमारी खुद मुख्तारी है जनाब, आप लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सो ये आज उन्होंने डिफेंड किया है। सो उनका ये कहना इस हद तक ठीक है कि इंटेलिजेंस एजेंसी अगर इनको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, दे आर नॉट एक्टिंग अपॉन देम। एक चीज। दूसरी जो चौधरी साहब से मुझे शिकायत है, थोड़ी सी 1 मिनट है हमारे पास, फिर तो आमिर साहब 1 मिनट मैं कह रहा हूँ कि वो उनके पास हमेशा बड़े अच्छे जवाब होते हैं और आप उनको समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टरियल मटीरियल हैं, मगर यकीन करें कि एज अ दाखिला वज़ीर दाखिला उनके अपने 30-35 साल के करियर के अंदर पहली दफ़ा उनको वो कमज़ोर आदमी नज़र आए हैं। जो भी वजूहत हैं हम डिस्कस करते रहते हैं, चाहे उनकी अपनी पार्टी की वजह से है, अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, बाकी वजारतों का कसूर है, मगर इसके इंचार्ज वो थे या उनको मैं समझता हूँ उनकी इज़्ज़त मेरी नज़रों में मज़ीद बढ़ जाती कि अगर वो साइड पे हो जाता है कि जनाब ये मैं इसलिए नहीं किया, मुझे ये काम करने नहीं दिया जा रहा, इसलिए मैंने वादा किया था कि साल के अंदर छोड़ जाऊँगा, तो मैं कम अज़ कम इस वजारत से लैदा होता हूँ। तो आज इनका कद बहुत बड़ा होता है और अभी भी मौका है कि वो बजाय ये डिफेंस वो देते हैं, दिफा करते हैं, इतना करते हैं। मेरा ख्याल है दिफा उनका इतना आसान नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो नहीं अमल दरामद हुआ, सिविलियन साइड ऑफ इट जो ख़ास तौर पे, उसके एक बहुत हिस्से की जिम्मेदारी चौधरी निसार साहब पे, की पोजीशन जो थी बीच में सेंट्रल जो जिम्मेदारी दी गई थी सुपरवाइज करने की, वो चौधरी साहब की मिनिस्ट्री की थी। पैसे ही ना दे सर, आप उनको एक्सपोज करते हैं, फिर एक्सपोज करें ना। हल्का सा पहली दफा उन्होंने देखे ना पंजाब के प्रोविंसेस में जिक्र नहीं करते, पहली दफा उन्होंने कहा कि वागा की हमने इनको बताई थी और इन्होंने अमल दरामद नहीं किया। बड़ी मुश्किल से शहबाज शरीफ साहब की एक नालायकी का उन्होंने पहली दफा इजहार किया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब है बिल्कुल ये ज़बान उसके बाद खामोश, इसके बाद बच क्या गया कहने को, उसके बाद तो बच्चे की जान लोगे वाला हिसाब है। मैंने चौधरी साहब के बड़ा अहम एंगल है, दस्तगीर की तो जान लेने की कोशिश की है ना, तो क्या रह गया? वो किसी की जान नहीं जाती, किसी से इस्तीफे नहीं लिए जाएंगे, ना सैक किया जाएगा। नहलों का हमारे टोले हैं, नहल लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते होते हैं, एक्शन नहीं लेते होते। लास्टली जो आमिर ने बात की है कि शहबाज शरीफ साहब की जो बड़े गुड गवर्नेंस, पुलिस, कमांडोज, इलीट, डॉल्फन, उसका भी एक्सपोज करके रख दिया आज उन्होंने चौधरी साहब ने कि आपको वाघा बॉर्डर की बाकायदा इतलात थी कि जनाब इस पे अटैक हो, जिसमें 80 के करीब बेचारे वो लोग जो गए हुए थे परेड देखने के लिए, वहाँ पे जो मुकाबले होते हैं एक दूसरे से नफरत करने के, वहाँ पे मैच लगता है रोजाना वहाँ पे, कि 80-85 लोग मारे गए थे और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को इतला थी, इसके बावजूद रोकने में नाकाम रहे थे। सो ये नलायकी जो है शहबाज शरीफ साहब की और उनकी हुकूमत की, वो भी चौधरी साहब ने आज मेंशन कर दी है। लास्टली आज फरहतुल्लाह बाबर ने बड़ी अच्छी तकरीर की है वहाँ पे सेनेट में, उसमें हम बात करेंगे। और जमाल दीनी साहब जिनके बेटे की वहाँ पे आज बड़ी ग्रेस दिखाई है उन्होंने, बड़ी ग्रेस और बड़े अच्छे तरीके से एक बाप ने अपनी वहाँ पे खड़े होकर सेनेट में ग्रेस दिखाई है। जमाल दीनी साहब को भी हम उनको सैल्यूट भी करते हैं और उनके साथ पूरी हमदर्दी और पूरी एक पेन और दुख का भी इजहार करते हैं कि बेटे को लूज करने के बाद जो क्वेटा में ट्रेजेडी हुई, उन्होंने ग्रेस दिखाई और बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया उन्होंने। सही है, ठीक है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।